बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर इज़ हियर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज खून की कमी के हवाले से दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है सिकल सेल अनीमिया। मैंने पहली वीडियो में बताया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो कि बहुत ज़्यादा आम है और जितने एनीमिक पेशेंट हैं 80 to 85% लोगों को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। लेकिन आज बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया। दोस्तों, सिकल सेल अनीमिया जो है ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, ये विरासती डिज़ीज़ है। ये बीमारी विरासती तौर पर जीन्स के ज़रिए से बच्चों में मुंतकिल होती है। सिकल सेल अनीमिया जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सिकल कहते हैं दरांती को। वैसे आम तौर पर जो एक सेल है उसकी शक्ल होती है बाइकनकेव। बाइकनकेव होता है, सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो जो गोल सेल होता है और दरमियान में से पिचका हुआ होता है। यानी अगर एक सिक्का लेके उसको दरमियान में से दबा लिया जाए तो उसकी जो साइडें हैं वो उभरी हुई होती हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में ये सेल जो है उसकी शक्ल बदल जाती है। वो लंबा और दरांती की तरह हो जाता है और पहले से स्टिकी हो जाता है। स्टिकी यानी वो जैसे गूंद होती है जुड़ने वाला। तो ये सेल की फ्लेक्सिबिलिटी को ख़त्म कर देता है और ये बड़ा सख्त और स्टिकी सा एक सेल बन जाता है। सिकल सेल अनीमिया होता कैसे है? ये जीन्स की म्यूटेशन से होता है। जीन्स की म्यूटेशन क्या होती है कि सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो जैसे अक्सर जगहों पर पार्किंग बनी होती है, तो अगर मोटरसाइकिल का एक स्टैंड हो तो उस स्टैंड पे आके गाड़ी खड़ी हो जाए, तो बाकी सारे मोटरसाइकिल हैं लेकिन दरमियान में एक गाड़ी खड़ी हो गई है। ऐसे ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, जो जीन्स जिसने नॉर्मल सेल बनाने हैं, उस रेड ब्लड सेल के जीन पे आके ये म्यूटेट जीन जो है सिकल सेल अनीमिया का जुड़ जाता है। तो उसकी वजह से जो सेल बनते हैं वो लंबे और दरांती की तरह के बनते हैं और उसको कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। ये सुनने में जितनी आपको सादा बीमारी लग रही है इतनी सादा है नहीं, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। और होता ऐसा है कि नॉर्मली जो सेल हैं बाइकनकेव डिस्क होते हैं, तो वो हमारी नालियों में, अब नालियों का स्ट्रक्चर ज़रा समझ लें कि सबसे बड़ी नालियाँ होती हैं आर्टरीज़, आर्टरी से फिर आर्ट्रियोल्स बनते हैं, या फिर वेन्स होती हैं, वेन से वेन्यूल्स बनते हैं, और इन दोनों के दरमियान आते हैं कैपिलरीज़। अब कैपिलरीज़ अगर किसी को समझ नहीं आती कि वो कैसी हैं, तो वो आईने में अपनी आंख को देखे, सुर्ख धागे नुमा नालियाँ नज़र आएंगी जिनको कैपिलरीज़ कहते हैं। तो ये कैपिलरीज़ रेड ब्लड सेल्स को तो इजीली गुजरने देती हैं, लेकिन सिकल सेल अनीमिया में ऐसा होता है कि सिकल, ये दरांती की तरह के सेल होते हैं, वो इसमें आके फंस जाते हैं। तो ये कैपिलरीज जिस हिस्से को खून दे रही हैं वहाँ तक खून पहुँच नहीं पाता, तो ये अनीमिया हो जाता है। और इसमें चूँकि आरबीसी जो रेड ब्लड सेल हैं, खून के सुर्ख खुलिए कम होते हैं, ज़्यादातर की शक्ल सिकल की तरह की होती है, दरांती की तरह की होती है, तो ये सिकल सेल अनीमिया पैदा करते हैं। अब ये सिकल सेल अनीमिया जो है ये वालदैन में से किसी एक के जीन्स में ये एक जीन पड़ा होता है, और अगर बच्चे में ये डोमिनेंट हो जाए तो ये बीमारी को वाज़े कर देता है। तो इसकी अलामात पे बात करते हैं, तो इसकी अलामात बहुत ज़्यादा हैं। वैज़ो इंक्लूसिव क्राइसिस होते हैं, यानी खून पूरी तरह से ऑर्गन्स को नहीं मिल पाता। कैपिलरीज ब्लॉक कर देती हैं ब्लड को, वो ब्लॉक हो जाती हैं तो खून आगे पहुंच नहीं पाता। तो इसका मरीज़ जो है उसके हाथ अक्सर सूजे हुए होंगे, तो हाथों में स्वेलिंग भी होगी और दर्द होगा, और इसमें स्वीयर पेन होता है, जैसे किसी ने छुरा खोंपा हो ऐसा शदीद दर्द होता है, और इसको हम स्टैबिंग पेन भी कहते हैं। फिर इसमें एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम भी होता है, जिसमें सीने में शदीद दर्द, और सीने में शदीद दर्द के साथ खांसी, बुखार और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसको सांस लेने में बहुत मसला होता है। तो इस पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा एनीमिया के सिम्टम्स मैंने पिछले वीडियो में बताए, जैसे दिल की धड़कन का तेज़ रहना, हाथ पाँव सुन्न हो जाना, टांगों में दर्द होना, सांस फूल जाना, सीने में दर्द होना। उसके अलावा दिमाग को सही तरह से खून नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से शदीद सर दर्द होता है, लेथार्जिक हो जाता है, थकावट महसूस करता है, मरीज़ परेशान रहता है, और इसमें सडन वीकनेस होती है, अचानक से बंदा कमज़ोरी महसूस करता है। फिर इसमें स्प्लीन जो है वो डैमेज हो जाती है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इसमें जो है किडनीज डैमेज हो जाती हैं, ब्रेन डिस्ट्रैक्शन हो जाती है,
दिमाग, गुर्दे, फेफड़े और स्प्लीन जो है, तिली है, जिगर है, ये चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट जो है अमूमन वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता, और अगर ज़िंदा रहे भी तो वो अक्सर बीमार रहता है, वो बीमारियों का शिकार रहता है, ख़ास तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही उसको सांस नहीं लेने देती। फिर पेरीफेरी में, हाथों में और पाँव में ये स्वेलिंग होती है, चूँकि खून कैपिलरीज़ के ज़रिए से जब पहुँचता है तो आगे पहुँच नहीं पाता, तो उसकी वजह से वेस्कुलाइटिस होता है और इनमें टांगों के अल्सर होते हैं, बहुत ज़्यादा अल्सर बन जाते हैं टांगों पे। इसके अलावा खून फेफड़ों तक भी पूरा नहीं पहुँच पाता, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, और फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से दिल का मसला भी हो जाता है। उसके बाद इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, जैसे मैंने पहले बताया गुर्दों का मसला बनता है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में आंखों के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा इसको कहते हैं। पफीनेस होती है, चेहरे से पता चल जाता है हमें कि मरीज़ को गुर्दों का मसला है। जिस्म में, पाँव में स्वेलिंग रहती है और सांस छोटा रहता है। वो मरीज़ थोड़ा सा तेज़ कदम चले तो उसका सांस फूल जाता है, लेकिन इसमें दर्द भी इतना होता है, मरीज़ ज़्यादा तेज़ चल भी नहीं सकता। फिर ये है कि आंखों में कैपिलरीज़ हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो कैपिलरीज़ में चूँकि ब्लड पूरी तरह से नहीं आ रहा, तो इसमें रेटिना डिटैचमेंट हो जाती है, और जिसका सबसे बड़ा अलमिया सामने आता है वो ये है कि इस मरीज़ में ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी ये मरीज़ अंधा हो सकता है, इसका रेटिना डिटैच हो जाता है, इसको ठीक नज़र नहीं आता। और अगर अंधा ना भी हो तो ब्लर विजन हो जाती है, यानी उसकी जो नज़र है वो धुंधली हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए इसका जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे सीबीसी करते हैं, उसका बोन मैरो एस्पायरेशन भी है, हम इसके बोन मैरो से भी देखते हैं कि उसमें ब्लड जो है वो कैसा आरबीसीज बन रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम जो हैं वो अल्ट्रासाउंड करते हैं, स्प्लीन को देखते हैं इसमें, पेट का और जिस्म का सीटी स्कैन करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इसमें टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर सेल की शेप क्या है, और मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये सेल को देखें तो ये सेल की शक्ल जो है वो दरांती की तरह होती है। और दूसरा ये है कि इन पेशेंट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, अपनी उम्र के मुताबिक इन बच्चों में ग्रोथ नहीं होती। तो शुरू में जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू में कई महीने तक तो इनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से इनको दर्द और सांस में परेशानी और ये आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल शुरू होते हैं, और फिर ये अक्सर मरीज़ों को मौत के घाट उतारते हैं। इसका इलाज अमेरिका, कनाडा और इन मुल्कों में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा इलाज हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक, यकीनन हीमाटोलॉजिस्ट होंगे और हैं जो इसका इलाज करते हैं, लेकिन अभी अक्सर जो पेशेंट हैं और ख़ास तौर पे गाँव के इलाके से जो बिलोंग करते हैं, उनमें अक्सर मरीज़ों में ये देखा गया है कि उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की और मैनेजमेंट की, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इसकी ट्रीटमेंट में हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं अलामती इलाज। अलामती इलाज क्या होता है कि अगर सर दर्द है तो सर दर्द को ठीक किया जाता है, अगर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को ठीक किया जाता है, अगर मरीज़ को पेशाब में रुकावट है, गुर्दे काम नहीं कर रहे, उनको ठीक किया जाता है, अगर दिल का मसला है तो दिल का इलाज किया जाता है, अगर जिगर का मसला है जिगर का इलाज किया जाता है, अगर गुर्दों का मसला है, फेफड़ों का मसला है, तिली का मसला है, जिस ऑर्गन का मसला है उसको उसकी हिस्ट्री लेके और उसकी मरीज़ की अलामत के तौर पर उसका इलाज किया जाता है। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि ये प्री नेटल डायग्नोसिस होनी चाहिए। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब भी पता चल जाता है, और दूसरा फिर ये है कि इसमें कज़न मैरिज एक बहुत बड़ी वजह है, उसमें भी ये बच्चे सिकल सेल एनीमिक होते हैं, तो कज़न मैरिज से परहेज़ करें। डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो आजकल ऐसा किया जाता है कि शादी से पहले मर्द और औरत दोनों के ये टेस्ट जीन्स के भी किए जाते हैं, आखिर देखा जाता है कि इनके जीन्स में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो बच्चों में आ सकती है। उन मुल्कों में इस तरीके से भी इन बीमारियों से बचा जाता है। लेकिन अब बात यह है कि अगर एक मरीज़ को ये सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो अब उसका क्या करें? तो उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, और उसके अलावा अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। उसके अलावा उसकी सफाई का ख्याल रखें, उसके अलावा उसकी सेहत का जितना ख्याल रख सकते हैं ख्याल रखें, और मुकम्मल उसको बेड रेस्ट दें। उसका रेगुलर चेकअप करवाएं, और उसको जो है वो इमोशनली और फिज़िकली सपोर्ट करें। उसको अच्छा खाना खिलाएं, और उसको अगर इन्फेक्शंस हैं तो इन्फेक्शन से बचाएं। जो भी अलामत ज़ाहिर हो रही है उसका फ़ौरी बर वक्त इलाज करवाएं। दूसरा फिर ये है कि अगर उस मरीज़ को दर्द हो रहा है तो दर्द उसका जो है वो फ़ौरी तौर पर ठीक करवाएं। उसके दर्द का प्रॉपर इलाज करवाएं। दर्द जिस जगह पे है उस ऑर्गन को लाजमी तौर पर जो है ना वो डायग्नोज करवाएं कि इसमें क्या वजह है, ये डिस्ट्रक्शन है, डैमेज है, कि ये फेलियर है। ये देखना चाहिए कि अभी बीमारी किस स्टेज पे पहुंची है। तो दोस्तों ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसका इलाज मौजूद है आजकल। वो इसमें जीन्स में जो म्यूटेशन होती है उसको ठीक करते हैं डेवलप कंट्रीज़ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे वतन अज़ीज़ में अभी तक इस लेवल पे मैंने तो नहीं देखा, शायद मैं गलत हो सकता हूँ इस बात में, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा
ट्रीटमेंट नहीं देखा कि इनहेरिटेड डिजीज़ को इतने अच्छे तरीके से ठीक किया जाए और इससे बचा जा सके। तो लिहाजा ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी के घर में किसी मरीज़ को सिकल सेल एनीमिया है, किसी बच्चे में ये बीमारी पाई जाती है, तो जब तक उसकी ज़िंदगी है उसको इस दर्द से और इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करवाने के लिए डॉक्टर के पास लाजमी जाते रहें, रेगुलर चेकअप करवाएं, इसका फॉलो अप करते रहें, ताकि जितनी ज़िंदगी उसकी लिखी है वो बेहतर गुजर सके और उसका सांस ठीक रह सके। बाकी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।